बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंतहाई अहम टॉपिक ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर बेंजीन पढ़ने जा रहे हैं। बेटा बहुत समझने वाला आर्टिकल है, इंतहाई ध्यान से सुनिएगा, इसको कंप्लीट को स्विप मत करिएगा। कंप्लीट सुनेंगे तो ये समझ आएगा, अगर दरमियान से कोई हिस्सा छोड़ दिया और लास्ट में जा गए तो ये हिस्सा समझ नहीं आएगा, इसको कंप्लीटली सुनना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और ये टॉपिक डिस्कस करने को कहा गया और आज हम ये टॉपिक करवा रहे हैं। बेटे ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन क्या होती है, इसको समझने के लिए एक मेथड आपकी बुक पे लिखा है, हम वो अडॉप्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ 4 स्टेप्स हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ लें और फिर हम किताब वाली चीज़ों को देख लेंगे। बेटे हमारे पास आप सबसे पहले एक बात को समझें कि अगर कोई बेंजीन है तो बेटे सिंपल बेंजीन अगर ले तो बेटे इसके 6 कॉर्नर्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। बेटे इन 6 के 6 कार्बन्स का इन्वायरमेंट जो है, इनकी जो नेचर है वो सेम है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। ये 6 कार्बन एक जैसे हैं और इनके एक जैसे होने की वजह हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो आप डिटेल में हमारा लेक्चर देख सकते हैं। ये डीलोकलाइजेशन है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है या रेजोनेंस है। यहां पे ये सारे कार्बन जो है बेटे वो एक जैसे हैं। अगर कोई इन पे सब्स्टिट्यूशन आके अटैक करने की कोशिश करता है, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एक ए सब्स्टिट्यूशन है जो आके अटैक करना चाहता है, तो इसके 6 के 6 कार्बन या 6 की 6 साइड्स अवेलेबल होंगी एट द सेम टाइम। ये इस पे भी कर सकता है, इस पे भी कर सकता है, इस पे भी कर सकता है, यानी कि इसकी कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं होगी। जो आपका कोई यहां पे सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है सब्स्टिट्यूशन के लिए, बेटे उसको फर्दरली 6 की 6 साइड अवेलेबल होंगी, वो जिसके साथ भी लग सकता है, सेम इन्वायरमेंट है, सारी कार्बन एक जैसी है, किसी के साथ भी आके अटैच हो सकता है। इसलिए आप ये बात समझ जाएं कि ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को समझने के लिए आप ये बात क्लियर कर लें कि आपकी बेंजीन अगर तो प्योर बेंजीन है तो बेटे इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं होगी, इसके लिए हम ओरिएंटेशन स्टडी नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1 ये समझ लें कि बेंजीन में अगर कोई सब्स्टिट्यूशन अटैच नहीं है तो बेटे इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है, कोई आर्थो नहीं है, कोई मेटा नहीं है, कोई पैरा नहीं है, सारी की सारी इक्वल अवेलेबल स्पेसीज हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर यहां पे हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि अगर इस बेंजीन के ऊपर कोई एक्स सब्स्टिट्यूएंट आगे लग जाए तो फिर क्या सूरत हाल होगी। बेटे अब ये सूरत हाल समझने के लिए है, जब ये एक्स लग जाएगा तो बेटे तब इसकी ओरिएंटेशंस बन जाएंगी, तब इसकी स्पेसिफिक पोजीशंस अरेंज हो जाएंगी। तो बेटे ये जो इसके साथ बिल्कुल ये वाला ग्रुप है और इसका ये वाला ग्रुप है, बेटे ये आर्थो ग्रुप कहलाएंगे, ये दोनों आर्थो होंगे जी, ये बात समझ लें, क्या होगा, आर्थो। और बेटा ये वाला जो ग्रुप है, इसे नीचे वाली साइड्स, ये वाली, बेटे हम इन साइड्स को मेटा पोजीशंस कहेंगे, मेटा पोजीशंस, और इस कार्बन को आप पैरा पोजीशन कहेंगे। बेटे अब ये हमने आर्थो मेटा और पैरा कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि जब कोई सब्स्टिट्यूएंट एक्स बेंजीन पे आके लग जाएगा तो 3 तरह की पोजीशन डेवलप हो जाएंगी। एक पोजीशन इसकी आर्थो होगी, दूसरी पोजीशन इसकी मेटा होगी और तीसरी पोजीशन इसकी पैरा होगी। ये हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लग गया है, उससे पहले इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
ये है कि जब सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा, कोई चीज इसके ऊपर आके प्लेस हो गई है, तो इसकी पोजीशंस बन जाएंगी आर्थो, मेटा एंड पैरा। आर्थो के सामने आइडेंटिकल आर्थो होगा, मेटा के सामने आइडेंटिकल मेटा होगा, और सबसे लास्ट वाला ये वाला जो है आपके सब्स्टिट्यूएंट के सामने ये पैरा होगा। अब बेटे यहां पे भी एक बात को समझ लें कि जो आर्थो और पैरा है ये तकरीबन सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि जो रूल आर्थो के लिए अप्लाई किया जाता है वही पैरा के लिए भी अप्लाई किया जाता है। इसलिए हम इन दोनों को एक रूल में स्टडी करते हैं, आर्थो एंड पैरा। ये दो इकट्ठे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आर्थो और पैरा की इन्वायरमेंट जो है, चार्ज जो है वो एक जैसा हो जाता है जब ये रिएक्शन करते हैं ये अलहदा पोजीशंस, लेकिन इन दोनों के ऊपर इसका मैकेनिज्म और इसका मैकेनिज्म, वो सब्स्टिट्यूएंट जो इसके साथ अटैच हो रहा है वो पैरा के साथ भी अटैच होगा। इसलिए हम इन दोनों को इकट्ठा डिस्कस करते हैं और इसके बाद दूसरी पोजीशन ओरिएंटेशन, इस पे मेटा बनती है, मेटा पोजीशन ये अलहदा डिस्कस है। अब जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा बेटा वो या तो आर्थो और पैरा के साथ अटैच होगा या फिर वो मेटा के साथ अटैच होगा। अब ये किस पे कौन अटैच होगा ये हम आगे जाके स्टडी करते हैं, पर ये समझ लें कि दो जगहों पे अटैच हो सकते हैं, जनरली 3 जगह हैं, लेकिन आर्थो पे जो अटैच होगा वहीं पे फिर दोबारा जाके वो पैरा के साथ भी अटैच होगा, इसलिए हम इन दोनों को इकट्ठा स्टडी कर रहे हैं। और बेटा जो मेटा है ये सेपरेट ग्रुप है, जो इसके साथ अटैच होगा वो आर्थो और पैरा के साथ अटैच नहीं होगा। और अगर मेरी बात कोई एमएससी के स्टूडेंट सुन रहे हैं तो वो समझ लें कि इन सब के साथ अटैच होता है, सिर्फ परसेंटेज कम होती है और हम वहां से निकालते हैं, यानी कि सारों के साथ होता है लेकिन सिर्फ परसेंटेज में कम होता है। ये हम अलग लेक्चर में अगर कहेंगे तो डिस्कस कर देंगे, अभी सिर्फ बेसिक ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। बेटा तीसरा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है, यह दरअसल आपकी ओरिएंटेशन को डिसाइड करेगा। मैं यहां पे समझाता हूं कि अगर ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर कोई एक्स सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर कोई ए इलेक्ट्रोफिलिक की सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहता हूं तो बेटा ये ए आर्थो के साथ आगे लगेगा, एक इसके साथ लगेगा बेटे आर्थो के साथ, समझ लगी बात, एक इसके साथ लगेगा आर्थो के साथ। अगर इसे मैं एक और ए प्रोवाइड करूं तो ये आपकी पैरा कंडीशंस के साथ लगेगा। ये देखें यहां पे भी आपका ए है और जो दूसरा ए यहां पे आपने इसे प्रोवाइड किया ये वाला, वो आके इस पैरा पोजीशन के साथ लगेगा, यानी कि ये आपकी आर्थो पोजीशन है जो हम पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, और ये आपकी पैरा पोजीशन है। और पॉइंट नंबर 2 हम ये बता चुके हैं कि जो आर्थो के साथ लगेगा उसका सेकंड में आके पैरा के साथ लगेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको, कोई मसला तो नहीं है। अब अगर कोई एक और ए आता है तो इसके सामने बिल्कुल आइडेंटिकल जो कार्बन है ये भी आर्थो है, तीसरा यहां पे आके लग जाएगा। बहरहाल बेटा आप गौर से बात सुनिएगा कि अगर मेरे पास एक बेंजीन है, एक बेंजीन है, इसके ऊपर कोई वाई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, बेटा कौन लगा है? वाई सब्स्टिट्यूएंट। और अब वही ए जो यहां पे था वो वाला ए इसके साथ आके सब्स्टिट्यूशन करता है, तो बेटे ये आर्थो पे भी नहीं लगेगा, ये पैरा पे भी नहीं लगेगा, बल्कि ये
मेटा के साथ अटैच होगा। गौर करिएगा जी, ये आपका बेंजीन रिंग, ये वाला, इसके ऊपर आके जो चीज लगी है इस दफा वो क्या है, वाई है, और ए आके किस पे लगेगा, मेटा पे लगेगा। इस पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलते हैं। और अगर एक और ए आता है तो इसके आइडेंटिकल दूसरा जो मेटा है, जो हम पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे लगेगा। बेटा अब यहां पे एक बात समझ ले, देखें ये पॉइंट नंबर ए और ये पॉइंट नंबर बी है। बेटा देखो बेंजीन रिंग भी बिल्कुल वैसा ही है, बेंजीन रिंग है, ए है, ऊपर लगा हुआ है एक्स। जब ये एक्स लगा है तो ए आर्थो और पैरा के साथ अटैच हो रहा है। जब आपका एक्स लगा है, मैं एक्स से मुराद हैलोजन नहीं ले रहा, मैं अभी कुछ जनरल बात कर रहा हूं। जब यहां पे एक्स लगा है तो आपका जो ए सब्स्टिट्यूशन था वो किसके साथ लगेगा, आर्थो के साथ या पैरा के साथ। और देखो इस कंडीशन में केस नंबर 2 के अंदर बेंजीन भी वही है, सॉरी बेंजीन रिंग भी वही है, ए भी वही है, लेकिन इस दफा ए मेटा के साथ आगे लग रहा है। इसका मतलब है कि जब आपके यहां पे वाई सब्स्टिट्यूशन अटैच हो जाए यहां पे, तो बेटे इसकी पोजीशन मेटा हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 समझे कि बेटे आने वाला सब्स्टिट्यूएंट आर्थो पे लगेगा, मेटा पे लगेगा कि पैरा पे लगेगा, इस बात का डिसीजन बेंजीन नहीं करेगी, बेंजीन रिंग नहीं करेगा, आने वाला सब्स्टिट्यूएंट नहीं करेगा, बल्कि कौन करेगा, ये जो मोनो सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन के ऊपर लगा है, ये बताएगा कि आने वाला जो ग्रुप है वो आर्थो, मेटा या पैरा के साथ कहां पे लगता है। बेटा ये इसका तीसरा पॉइंट है। 3 पॉइंट समझ गए। मैं 4th पॉइंट की तरफ जाने से पहले आपको ये रिपीट कर दूं कि बात हमारी क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट ये था कि बेंजीन रिंग की 6 साइड्स इक्वल है। अगर इसके ऊपर कोई मोनो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो ए के लिए सारी पोजीशंस इक्वल हैं, कोई आर्थो मेटा पैरा कंडीशन नहीं होगा। बेटे उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 2 डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 2 में हमने बेंजीन की ये बात पढ़ी कि अगर इसके ऊपर कोई मोनो सब्स्टिट्यूएंट, कोई चीज आके अटैच हो जाती है, ये एक्स आके कोई अटैच हो जाता है, तो इसकी 3 पोजीशंस बन जाती हैं। उन 3 पोजीशंस में आर्थो, मेटा और पैरा शामिल है। आर्थो के आइडेंटिकल आर्थो, मेटा के आइडेंटिकल मेटा और लास्ट वाली पैरा। अब हमने कहा है आर्थो और पैरा ये जो है आने वाले ग्रुप जो आर्थो के साथ लगता है वही पैरा के साथ लगता है, जो हमने नीचे पॉइंट नंबर 3 में आपको जस्टिफाई भी किया है। आर्थो और पैरा को इकट्ठा डिस्कस करते हैं, मेटा ओरिएंटेशन को अलग डिस्कस करते हैं। बेटा 3 पोजीशंस का पता चल गया, आर्थो, मेटा एंड पैरा। तीसरे पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि आने वाला आर्थो के साथ या पैरा के साथ तब लगेगा जब सब्स्टिट्यूशन एक्स है, और आने वाला मेटा के साथ तब लगेगा जब वाई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी आर्थो, मेटा और पैरा कंडीशन जो है वो दरअसल बेंजीन रिंग डिसाइड नहीं करेगा, सब्स्टिट्यूएंट आने वाला नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, आपका एक्स एंड वाई। अब पॉइंट नंबर 4 हमारा रह गया है कि हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रुप किसके साथ अटैच होगा। बेटा वो देखने के लिए अब मैं इसे रेज कर रहा हूं कि हम ये बता सकें कि 4th पॉइंट क्या है। ये 3 पॉइंट बेसिकली अब समझेंगे तो आपको 4th पॉइंट समझ आएगा। क्लियर होगी बात बेटे? बेटा मैं तीसरा पॉइंट यहां पे दोबारा लिख रहा हूं कि आपको याद रहे। उसमें हमने ये कहा था कि पोजीशन आर्थो होगी, आर्थो पैरा होगी, या फिर मेटा होगी। इस बात की डिसीजन नेचर ऑफ
सब्स्टिट्यूएंट एट बेंजीन रिंग, ये डिसाइड करेगा। ये पॉइंट हमने तीसरे में समझा था कि आर्थो और पैरा और मेटा कौन सा आने वाला किस पे लगेगा, ये आने वाले को नहीं पता, उसके लिए सब बराबर है। डिसाइड कौन करवाएगा? नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एट बेंजीन रिंग, यानी कि वो वाला सब्स्टिट्यूएंट जो पहले से बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। तो पॉइंट नंबर 4 मैं पढ़ा रहा हूं, तो 4 पॉइंट से पहले आपको मैं बताऊंगा, लेकिन 4 पॉइंट का आपने शुरू क्या करना है? नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। 4 पॉइंट हमारा क्या होगा कि सब्स्टिट्यूएंट्स की नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। बेटा ये 2 तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप। पहली किस्म कौन सी हो सकती है? इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाले या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने वाले, सॉरी विद डोनेट करने वाले। और दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग, ये डोनेटिंग था और नीचे वाला ड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग। सब्स्टिट्यूशन 2 तरह का हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग। अब आप परेशान होंगे कि इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग का क्या मतलब है और इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग का क्या मतलब है। बेटे जब तक हमें ये 2 बातें समझ में नहीं आ जाती कि इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग कौन है और इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग कौन है, हम उतनी देर तक ओरिएंटेशन को समझ नहीं सकते। रट्टा तो मार सकते हैं, समझ नहीं आ सकती। इसलिए हमें अब इनको भी समझना है। बेटा गौर करें, मैं सबसे पहले एग्जांपल OH की लेना चाहता हूं। O के पास एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इसका ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन ये। इसके इस साइड पे ये इलेक्ट्रॉन है और इसकी तरफ H लगा है और इसके नीचे बेंजीन रिंग है जिसके पास आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये आपका बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग है। मैं समझाने की कोशिश करने लगा हूं इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग कौन है और इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग कौन है। बेटे गौर से बात समझिएगा, इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ये है। अब ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब इसने इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी खींच के थोड़ा अपने पास कर लिया हुआ है, यहां पे है, यहां पे अब नहीं रहा। अगर आप इस ऑक्सीजन को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, हर इलेक्ट्रॉन पे क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज होंगे। यहां पे देखें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, बल्कि 7 इलेक्ट्रॉन इसके इस एरिया में मौजूद है। तो यहां पे इसके ऑक्सीजन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पैदा हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या पैदा हो चुका है? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी कि यहां पे इसके इस एरिया में डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। जिस तरह आप इसे समझना चाहें समझ सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं, यहां पे आसान लफ्जों में हम यहां पे ये कंडीशन भी कह सकते हैं कि यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई है, यानी कि इसका ये वाला जो एरिया है यहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है। अब बेटे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे एक चीज बताएं, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला, ये ऊपर नेगेटिव, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ को जाएंगे कि नीचे की तरफ को आएंगे? नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है वो इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा? नहीं पुत्र, बल्कि क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है और ये भी क्या है? नेगेटिव। यहां पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, लिहाजा ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ को इसको रिपेल करेंगे।
तो जब ये नीचे की तरफ को रिपेल कर रहे हैं तो हम ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ को रिपेल कर रहा हो, हम ऐसे ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप। हम यहां पे एक और ग्रुप की बात करते हैं, CH3 की। CH3 गौर करिएगा कि ये एक कार्बन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इसके इस तरफ हाइड्रोजन का यहां पे बॉन्ड, हाइड्रोजन का यहां पे बॉन्ड, हाइड्रोजन का यहां पे बॉन्ड। और अब यहां पे आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, और इसके नीचे बेंजीन रिंग लगा हुआ। इसको हम तो बाद में डिस्कस करते हैं, बात इसकी कर रहे हैं। अब कार्बन जो है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने करीब ले आएगा, चूंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की निस्बत कार्बन के ज्यादा पास होगा। ये देखें, समझ लगी ये बात? तो अब यहां पे फिर देखें, वही केस बन रहा है कि अब ये वाले दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे इसके इस एरिया में फिर एक दफा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है यहां पे फिर बन गया है। यहां के कार्बन के इर्द गिर्द फिर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे जमा हो गए हैं। बेटा जब यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ को मूव नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि इनको क्या करेगा? नीचे की तरफ को रिपेल करेगा। तो जब ये नीचे की तरफ भेजेगा तो हम फिर CH3 को इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप कहेंगे। समझ लगी इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है? यानी कि वो जिनके गिर्द इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो वो इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग है। याद रख लें, वो ग्रुप्स जिनके वो एटम जो बेंजीन के साथ अटैच है, अगर रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे हम एक और देखो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, यहां पे एक और टर्म हम यूज कर लेते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, बल्कि लिख भी सकते हैं आप, रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। जो इस तरह के ग्रुप होंगे जिनमें ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेवलप हो रहा होगा, ग्रुप के करीब करीब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, बेटे हम उन्हें इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप्स कहेंगे। हम उन्हें क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग समझ लग गई कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होते हैं मेरे बच्चों? वो ग्रुप जिनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो, बहुत ज्यादा हो, हम उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग की, कि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप कौन से हैं। बहुत तवज्जो से बात सुनिएगा, डिफरेंट एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। मैं कार्बन किसी भी अल्डिहाइड की एग्जांपल ले लेता हूं, तवज्जो से सुनिएगा बेटा फिर एक दफा। ये कार्बन है, मैं अब बात करने लगा हूं इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स की। पहले मैंने बात किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग की। अब किसकी करने लगा हूं? इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग की। गौर करें, कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है, उसका इलेक्ट्रॉन ये। अगर इन बॉन्ड्स को थोड़ा मैं बड़ा कर लूं समझाने के लिए, क्योंकि मैंने यहां से कुछ प्रेजेंट करना है, यहां पे ऑक्सीजन लगी है, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये, इस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये, यहां पे इसके लोन पेयर्स, इस तरफ इसका H, और यहां पे जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है उसने बॉन्ड बनाना है बेटा किसके साथ? आपकी बेंजीन ग्रुप के साथ। बेटा अब यहां इस ग्रुप को समझो। बेटे अब के बाद बार कार्बन के साथ जो ग्रुप अटैच है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। बेटे वो इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपनी तरफ ले जाएगा, यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऑक्सीजन के ऊपर को, कार्बन के ऊपर को मूव कर जाएंगे, यानी कि यहां ऑक्सीजन के करीब होंगे, कार्बन से दूर होंगे।
बेटे जब ये कार्बन से दूर होंगे तो इसका यहां पे आप गौर करें तो इस दफा अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं बनेगा। पहले केसेस में सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन के इर्द गिर्द आ गए थे तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन गया था। अब यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, नो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, नो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अराउंड द कार्बन। कार्बन के अराउंड में कोई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं है, यानी कि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ को खींचे जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां से ये ऑक्सीजन ऊपर को खींच रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर को चले गए हैं तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती महसूस हो रही है। इसने महसूस किया है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। और अगर अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं तो अब ये वाली जो कार्बन है वो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को नीचे को नहीं भेजेगी, क्योंकि उसके पास अपने के पास कम हो गए हैं। तो ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर को अट्रैक्ट कर लेगी, यहां पे ऊपर की तरफ। समझ लगी ये बात? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं था, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हुए, ऑक्सीजन ने खींच लिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इस कमी की वजह से इसने ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन थे इनको क्या किया, ऊपर की तरफ खींचना शुरू किया। अब जब ये ऊपर की तरफ खींच रही है तो बेटे इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। तो अब ये क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग। इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग। एक और इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, ग्रुप डिस्कस करना है। गौर करें जी, कार्बन के पास समझ लो 1 2 3 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन है और ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है, 1 2 3। और कार्बन का ये वाला बॉन्ड जो है, आप इसको बिल्कुल ऊपर भी बना सकते हैं। मैं ऐसे बना देता हूं कि आपके लिए आसानी हो जाए, पर प्रॉब्लम नहीं हो। 1 2 3, इसके ऊपर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के भी 3, 1 2 3। ये मैं सिर्फ खुले खुले इसलिए बना रहा हूं कि मैं बात को समझा सकूं। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन नीचे बेंजीन वाले के साथ बॉन्डेड, ये बेंजीन रिंग। अब देखें बेटे, गौर करें, अब नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा अब ये जो नाइट्रोजन है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। बात समझ आ गई है? तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहां पे नहीं रहेंगे, बल्कि मूव करके थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन ऊपर चलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन कम चलेंगे तो इस एरिया में देखें, इस दफा फिर इलेक्ट्रॉन का कोई क्लाउड बाकी नहीं रहा। इस एरिया में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। बेटे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो अब क्या करेंगे कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, लिहाजा ये क्या करेगी, अब इसे ऊपर की तरफ को अट्रैक्ट कर लेगी। क्या कर लेगी? ऊपर की तरफ को अट्रैक्ट कर लेगी। और जब ये अगर ऊपर की तरफ को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। यहां तक बात समझ आ गई है? एनी प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? ये हो गया इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग। दोनों ग्रुप आपको अच्छी तरह समझ लग गई। इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप क्या होते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी वापस पोजीशन पे। हमने कहा था कि बेंजीन के ऊपर लगने वाला ग्रुप डिसाइड करेगा कि पोजीशन आर्थो होगी, मेटा होगी कि पैरा होगी। ये बेंजीन रिंग, ये पॉइंट नंबर 4 को ही डिस्कस कर रहा हूं, बल्कि पॉइंट नंबर 5 बना ले कि अब अगर यहां पे आके लगने वाला ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग हो, क्या हो बेटे, इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप हो, जिसे हम क्या कहते हैं, CH3। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप है। अब क्या होगा, अगर बेंजीन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप। क्या है, इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप है और यहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन करने के लिए आया है तो बेटे वो किसके साथ अटैच होगा, पहली कंडीशन ये है कि वो आर्थो के साथ हो, आर्थो के साथ हो।
किसके साथ अटैच होगा बेटे? आर्थो के साथ, CH3, और यहां पे आर्थो के साथ आके इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग